Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Ataullah Jan, lecturer Pakistan Study. Today we will discuss about the causes of Indian 57 War of Independence revolt. We will also discuss about the fall of Mughal Empire, and we will also discuss the causes of Mughal decline in the subcontinent. अजीज तलबा, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1707 के बाद जो मुग़ल एम्पायर था वो ज़वाल पज़ीर हुआ और उसके असबाब भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें सबसे पहले जो उसका एक इनर कन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट था मुग़ल फैमिली के दरमियान बादशाहत के लिए, किंगशिप के लिए, तो वो सबसे बड़ा वजह जो है वो बन गया। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो लोकल्स थे इंडियन नॉन मुस्लिम्स, वो जो थे वो भी राइज करने लगे और वो भी स्ट्रेंथन होने लगे इन द इंडियन सोसाइटी। और जो इसमें जो लोकल्स थे, इसमें सिख जो थे वो डोमिनेंट थे, जिसने लाहौर से लेकर कश्मीर और फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा, मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, ये इलाके जो है ये मुग़लों से उसने कब्जा की। दूसरी तरफ जो उनकी डिक्लाइन की रीजंस थे, उसमें से एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1609 में जहांगीर के दौर में उनको ट्रेड के लिए हिंदुस्तान में इजाज़त मिल गई थी, और इसी तरह उसके साथ दूसरी यूरोपियंस भी मुकाबले में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन यूरोपियंस को भी ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुग़ल के जो पॉलिटिक्स है या जो रूल है उसमें भी मुदाखलत शुरू की, और बाकायदा तौर पर उन्होंने प्लासी वार में 1757 में एक बहुत बड़ा इलाका मुग़ल का बंगाल जो है वो कब्जा किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड करते गए, और इसी तरह मुग़ल जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान से ख़त्म होने लगी। और फिर हिंदुस्तान में मुग़ल को शिकस्त मुख्तलिफ इलाकों में देने के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसमें सिखों को भी कब्जा करना, सिखों के इलाकों को भी कब्जा करना शुरू किया। जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि लाहौर से लेकर कश्मीर और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे इलाके सिखों ने कब्जा की, तो वो इलाके भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों से कब्जा करने शुरू किए। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में टेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें इस लेक्चर में हम 4 काजेज, जो मेन काजेज है रिवॉल्ट के, वो पढ़ेंगे। एक पॉलिटिकल काजेज है, इकोनॉमिक काजेज है, सोशल एंड रिलीजियस काजेज है, और इसके साथ साथ मिलिट्री काजेज है। ये 4 काजेज जो है हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल काजेज को पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौसी was the Governor General of India till 1848 to 1856. Under him, the British followed an expansionist policy in India. डलहौसी के दौरे हुकूमत में या गवर्नर जनरली में जो एक्सपेंशनिज्म थी, जो टेरिटरी को एक्सपेंड करना था या जो कब्जे थे जो मुख्तलिफ इलाकों को, ये बहुत ज़्यादा जो है वो कायम रहे। Dalhousie, through his policies, had added considerable territories to the British Empire in India. The policy of annexation reached to its climax when he implemented the policy of doctrine of lapse and annexed the Indian states on charges of misgovernance and absence and heir. In the course of 8 years, Dalhousie annexed Satara, Sambalpur, झांसी, नागपुर, जयपुर एंड भगत। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जो एक्सपेंशनिज्म हुई, जो इलाके उन्होंने
वसी की, ज़्यादा की, कब्ज़ा की, तो वो डलहौसी के दौर में हुई। डलहौसी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है वो एक पॉलिसी थी, उसको उसको इम्प्लीमेंट किया, और उससे बहुत सारी स्टेट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आई। उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है वो ऐसी डॉक्ट्रिन थी जिसमें अगर मिसाल के तौर पर एक रूल है एक स्टेट का, और उसका अपना कोई औलाद नहीं है, और उसने कोई एक सन अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो उसके मरने के बाद वो जो उसका जो एडॉप्टेड सन है वो हुकूमत के काबिल नहीं होगा, और वही स्टेट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आएगी। तो इससे ये हुआ कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने तकरीबन चार पांच जो है वो स्टेट्स उनको हिंदुस्तान से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाला की। जिस तरह हमने जिक्र किया, इसमें सतारा था, संबलपुर था, झांसी था, नागपुर था, जयपुर था, बाकी तकरीबन 6-7 स्टेट जो है 8 साल में उसने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी में बगैर किसी कब्जे के उनके हाथ आ गए। This policy enraged the Indian rulers against the British government. As part of the Deccan Lapse policy, the titles and pension of some Indian princes were confiscated. The pension of Bajirao Elson Nana Sahib was discontinued after the father's death, and Rani of Jhansi had been deprived of her right to rule in violation of the recognized Hindu law. Dalhousie further proposed to abolish the title of the Mughal emperor after the death of Bahadur Shah Zafar II. अजीज तलबा, इसमें स्लाइड में ये बताया गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसमें उस पॉलिसी के तहत जो पेंशन थी इंडियन प्रिंसेस के, और इसी तरह उनके जो मराद थे वो कब्जा किए, और उनको जो है वो रोका गया, और इस तरह उनको रूल करने से जो है वो रोका गया, और उसकी जो है एक वायलेशन हो गई, और उसको महरूम रखा गया। इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है। The economic policy of British adversely affected every section of the Indian society. The British exploited the economic resources of India to their advantage and drained her wealth by crippling the Indian trade and industry. Under the British, India turned into a colonial economy to serve the British capitalist interests. Indian resources were unabashedly exported to London to promote British industries. Consequently, the country was reduced to poverty as traditional handicrafts and industry were ruined. Many people were rendered jobless, and there were overcrowding in the agrarian sector. अजीज तलबा, इकोनॉमी जो है उस पर क्या असरात हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की यहाँ पर आमद जो है वो ग्रेट गेम का हिस्सा है। ग्रेट गेम शायद मैंने क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। ग्रेट गेम जो है वो बेसिकली दो जो सुपर पावर थी या ग्रेट पावर थे, एक रशिया और दूसरा जो था वो ब्रिटिश था। इन दोनों के दरमियान जो था वो एक एक वॉर था, एक हिडन वॉर था। और हिडन वॉर क्या था कि दोनों जो थे वो चाहते थे कि वो इलाकों को कब्जा करे, उन इलाकों को, और मिसाल के तौर पर इंडिया जो कि उस वक्त उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे यहाँ पर, तो ब्रिटिश ने यहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा किया। इस तरह ज़ारिस्ट अर्शी ने जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कब्जा किया और उनके रिसोर्सेज को कब्जा किया। अब रशिया चाह रही थी कि जो रिसोर्सेज उनको सेंट्रल एशिया में मिल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो एक लैंड लॉक स्टेट्स है, वहाँ पर समंदर तक एक्सेस नहीं है, तो उसके लिए जो सुटेबल प्लेस था दैट वाज हॉट वाटर इंडिया, जो मौजूदा पाकिस्तान है या गवादर है या कराची है, तो यहाँ वो एक्सेस चाहते थे। यानी हिंदुस्तान की तरफ भी उनकी नजरें थे कि अब सेंट्रल एशियन रिसोर्सेज जो उन्होंने कब्जा की थी,
अब उसके लिए एक गेटवे जो है वो तलाश की जाए और उसके लिए सुटेबल गेटवे जो था दैट वाज इंडिया। और इसी तरह ब्रिटिश भी चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि हिंदुस्तान को तो उन्होंने कब्जा किया, अब अफगानिस्तान के राह से वो सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स है उन तक भी एक्सेस करे, उनको रिसोर्सेज पर भी जो है वो कब्जा जमाए। तो ये एक कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट था ब्रिटिश का। और इस तरह जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर उन्होंने जितनी भी रिसोर्सेज थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो उससे फ़ायदा उठाया। वो यहाँ जो है वो सारे जो है वो ब्रिटिश लेके गए और इसी तरह हिंदुस्तान को जो है पावर्टी की तरफ जो है वो लेके गए और यहाँ की इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पहुंचा। Further, the high revenue demand crippled the agrarian sector. Both the peasants and zamindars were pushed by the British to produce more to appropriate the maximum revenue. The various revenue settlements were designed to benefit the government and displayed total disregard for the cultivators. In case of failure to pay a stipulated amount, the lands of the zamindar were taken away by the government. A large number of zamindar were thus disposed of their lands and estates as part of this policy. These grievances left the Indian people dissatisfied of the British, eventually turned into a better enemies of the British. यहाँ पर जमींदारों से जो है वो ज़मीन ली गई और उनकी जो पॉलिसीज थी उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया और ज़मींदारों को हक जो है वो खाने लगे और इसी तरह ज़मींदारों को जो है वो एक किस्म उनके हुकूक से जो है वो महरूम रखा गया और जितनी मसाइल थी वो सारे जो थे वो ज़मींदारों को सामना करना पड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा जो था वो ज़मींदारों के लिए एक डिज़ास्टर साबित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत। और इसी वजह से लोग जो थे वो इन ग्रीवेंसेस, इन शिकायत की वजह से लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश से और इसी वजह से वो उनके खिलाफ होने लगे। Social and religious causes. The British looked down upon the Indians as inferior race and discriminated with them racially, and at every step Indians were not allowed at any places such as railway compartments and public places as park and hotels, as these were specifically reserved for the Englishmen. This racial arrogance of the British hurt the Indian masses most, and they began to regard the Englishmen as their worst enemy. The attempt to bring about social reform in India by the British was not liked by the general public. The social legislation on the evils as sati, infanticide, remarriage of widow, etc., were considered as the interference in the religious matter of the Indian about which the English men knew nothing. अजीज तलबा, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि सोशल और रिलीजियस काजेस क्या थी जिसकी वजह से यहाँ इंडियन जो है वो बगावत पर जो है वो आ गई और उन्होंने बगावत की 1857 में। तो इसमें सब जो सोशल है उसमें सबसे पहले इस स्लाइड में सोशल की बात की गई है कि सोशल काजेज में सबसे पहले तो ऐसी जगह जो कि स्पेशली अलाउड थी अंग्रेज़ों के लिए, उनको जो है वो इंडियन के लिए मना किया गया कि इंडियन वहाँ पर नहीं जाएंगे। और इसी तरह यहाँ के लोगों को जो है वो कमतर समझा जाता था, एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था यहाँ के लोगों से। तो इसी वजह से जो इंडियन लोग थे वो खासकर इन यहाँ के जो रसूमात थे जो सती था और इसी तरह वो सारे जो रिलीजियस मामलात थे, मैरिजेस, रीमैरिजेस ऑफ विडोज, इन सारी चीज़ों पर जो है वो इंटरफेरेंस करने लगे। यानी मजहबी मामलात में भी इंडिया कंपनी जो है वो इंटरफेरेंस शुरू की और ये चीज़ जो है ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी और वो लोग जो है वो इसी वजह से दुश्मन जो थी वो बनने लगे अंग्रेज़ों के। The introduction of English education, the propagation of the work of the Christian missionaries, and changing of the Hindu law of property with a view of facilitate the conversion of Hindus to Christianity alarmed many Orthodox Indians. They feared that these practices would upset the social and religious order of the traditional Indian society. यहाँ पर जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम राइज हुआ और उसी तरह जो क्रिश्चियनिटी के लिए और जो तबलीग जो शुरू की मिशनरी स्कूल्स ने,
सिखों सॉरी ईसाईयत मजहब की प्रचार के लिए, तबलीग के लिए, और हिंदू की जो लॉ प्रॉपर्टी है उसमें जो एक्सचेंज हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडियन के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था, और वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि इनकी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो इससे जो है वो अपसेट हो जाए और उसकी जो सोशल और रिलीजियस ऑर्डर है वो मुतासर हो जाए। मिलिट्री काजेस, dissatisfaction was widespread among the military ranks and filed under the British. There was great inequality in treatment between the Indian and the British counterparts in the terms of salary and other benefits. There were also a disparity in numbers between the Indian and European troops, as later numbered far less than the Indians. Majority of the Indian soldiers were sent to Cinema, China, and Iran to fight wars of the English. अजीज तलबा, मिलिट्री काजेज में सबसे पहले जो वेजेस थे या जो सैलरीज थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट था। यहाँ के एक लोकल की सैलरी को अगर आप कंपेयर करें तो वो 10% भी नहीं था ब्रिटिश के जो लोग थे यहाँ के आर्मी में। तो एक तो ये जो है वो एक सैलरी में एक बहुत बड़ा गैप जो है वो रखा गया। ब्रिटिश के जो अपने लोग थे उनको हाई सैलरीज मिल रही थी, और यहाँ के जो लोकल इंडियंस थे उनको जो है उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा था। और इसी तरह जो इंडियंस थे उनको बाहर ममालिकों के लिए और जो सरेमा और इस तरह ऐसी जगहों पर उनको जो है रखते थे जो सोल्जर है, और जो खास टास्क है जो और अच्छी ड्यूटी थी अंग्रेजों को ही दे दी थी। The Indian soldiers were considered inferior will, and were ill treated by high officers. The high ranks in the army were exclusively reserved for the Englishmen, and the Indians were deliberately excluded from the responsible position. What hurt the Indian soldier most was the prohibition to wear caste and religious marks while serving that amounted to interference in their personal affairs by the British. The immediate cause of the revolt was the introduction of the new infiled rifle and the greased cartridge. In loading the rifle, the sepoy, before inserting the cartridge, had to bite off a top. It was believed that the grease was made out of the fat of the cow and pigs. That was objectionable to the Hindu and the Muslim alike. अजीज तलबा, जो हाई पोजीशन थे आर्मी में वो सारे जो है वो अंग्रेजों के लिए लेके गए, और उनकी प्रमोशन भी जल्दी जल्दी हो रही थी, और इसी तरह जो यहाँ के लोग थे उनको जो है वो हाई पोजीशन से डिप्राइव किया गया, महरूम रखा गया। और जो बिल्कुल जो एक जिसकी वजह से एक बहुत जल्द ये चीज़ जो है ये रिवोल्ट सामने आ गई, वो था कि उन्होंने जो राइफल्स में जो कार्ट्रिज है वो ग्रीस कार्ट्रिज वो जो इंट्रोड्यूस की, और उनको जो है मुंह से जो है वो निकाला जाता था उन कारतूसों को। और तो ये कहा जाता है कि इस ग्रीस में, इस कॉटेज में जो ग्रीस थी वो काव यानी गाय और जो खंजीर है उनकी चर्बी से जो है वो फिल किया जाता था। तो इसी वजह से ये दोनों मुसलमान और हिंदू के लिए काबिल नहीं था। The rumors sparked a fire for the discontent against the British in the form of the revolt. The first sign of the unrest appeared in 1857 at Barakpur in Bengal. SFI Mangal Pandey on 29 March 1857 killed senior officer on parade and started. Thank you very much, dear students.